तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग जो है 2021 का मॉडल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला मॉडल हम लोग जो इंटरनेट से पब्लिश्ड है और मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स मैट्रिक 2021 है ना। इसको हम लोग एक एक क्वेश्चंस को हल करेंगे और थोड़ा अलग तरीके से, मतलब एक क्वेश्चंस का रिलेवेंसी जो भी होगा वो हमारा सॉल्व होगा। और ख़ास इस मॉडल का सॉल्व करने का हमारा मकसद ये है कि आप मेरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो अब कुछ और भी काम करना है। तो पहला प्रायोरिटी हम दिए मॉडल को, कि मॉडल को जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग 1, 2 या 3 वीडियोस में इसको रिजॉल्व करके हम लोग यूट्यूब में आपको डाल देंगे, जिनको रिपीट करना होगा। ठीक है, आप यूट्यूब से देख करके रिपीट कर सकते हैं, और जिनको यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो जो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मकसद है करना, ठीक है, कीजिएगा तभी फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो पहला चीज़ हम लोग, पहला क्वेश्चंस है उसको देखें। देखो पहला क्वेश्चंस है, देखो पहला क्वेश्चंस है कि 92, ठीक है, अगर यूट्यूब देखोगे तो वहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑफलाइन में देखो पहला क्वेश्चन हमारा है कि 92 है, 92 है और 115 है। कह रहा है कि इसका सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप मतलब क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी कोई भी भिन्न हो, ठीक है, कोई भी भिन्न हो, उसका सरलतम रूप का मतलब यह होता है कि उनका जो कॉमन फैक्टर है, यानी उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है उसको हटा देना ही उसका सरलतम रूप होता है। अब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे निकलेगा, सबसे अच्छा क्या है कि इसका क्या कर दो, एचसीएफ निकाल लो। अब देखिए एचसीएफ करेंगे तो 92 को किस तरीके से 115 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एक बार डिवाइड होगा, ऑब्वियसली डबल बार करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा चला जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। तो 92 को अगर हम माइनस करेंगे तो 5 में से 2 चला गया, क्या होगा 3, और 11 में से 9 चला गया 2, 23 होता है। फिर 23 को हम 92 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 3 बार करोगे तो 3 दूना 6, 4 बार करोगे तो 8 चौके 32, कितना बार, 4 बार हो सकता है, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, तो ये हमारा कैंसिल। मतलब एचसीएफ हमको कितना निकल गया, 92 और 15 का, 92 और 115 का जो एचसीएफ है वो हमको क्या मिल गया, 23 मिल गया। तो इसका मतलब है कि हमको अंश को भी 23 से भाग कर देना है और हर को भी 23 से भाग करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, सरलतम रूप निकल जाएगा। अब जैसे है कि 92 बटे कितना हो जाएगा, 115 भागा अगर करोगे 23 और इसको भी भागा करोगे 23, ठीक है। अब देखो 23 को कितना बार पढ़ोगे जी 92 हो जाएगा, 23 को 4 बार पढ़ोगे, 23 को 4 बार पढ़ने से देखो यहाँ 92 आ रहा है, तो 23 को 92 से भागा करोगे तो यहाँ क्या होगा 4, और फिर 23 को कितना बार पढ़ोगे जो 115 होगा तो 5, क्योंकि 5 से गुना करोगे, 5 या 15 के 5 हाथ मेरा 1, 5 ना 10, 1 11 हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया, 92 बटे 115 का सरलतम रूप हो गया। देखो यहाँ पे एक सीखने का ये बात है कि 1 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 का हो जाएगा बी नंबर, क्या हो गया आपका बी नंबर हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब देखो ये आउट ऑफ सिलेबस क्या होता है कि आउट ऑफ सिलेबस हमारा हमेशा क्या होता है कि अब ये 92 नहीं पूछ सकता, हो सकता है कि कोई और फ्रैक्शन दे दे, कोई और फ्रैक्शन दे। आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी भिन्न दे, एचसीएफ तो बचपन से सीखे हुए हैं, तो एचसीएफ को निकाल लेना, और जो एचसीएफ आएगा उसको आंसर में से भी और हर से भी दोनों को भाग दे देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, सरलतम रूप। यानी सरलतम रूप जब भी निकालने दे तो आपको यही काम करना है, उसका वो दोनों का एचसीएफ निकाल लेना है, और जो एचसीएफ निकलेगा उसको अंश से भी भाग कर देना है और हर से भी भाग कर देना है, तो आपका वो क्या निकल जाएगा, सरलतम रूप। अब क्वेश्चन कोई भी रहे, कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉडल का मतलब यह होता है एक टाइप होता है, हो सकता है कि एक सरलतम रूप पूछेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है 90 बटे 115 ही पूछे, कुछ और भी पूछ सकता है। प्रोसेस जानना जरूरी है कि भाई क्या कैसे ज़्यादा सरलतम रूप निकाला कैसे ज़्यादा। तो क्या सीखे हम लोग कि दोनों का, जिसका हमको सरलतम रूप निकालने पूछेगा उसमें पहले हम क्या खोजेंगे कि उसका अंश कौन है, उसका हर कौन है, और दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, और
और वो जो HCF निकलेगा उसको अंश से भी और हर से भी भागा लगा देंगे। जब फाइनल आंसर जो होगा वही हमारा क्या होगा, सरलतर रूप हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, दो परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या होती है। तो आपको हम बता चुके हैं कि कोई भी दो परमेय संख्या लिखोगे तो उसके बीच के परमेय संख्या निकालने के लिए क्या होता है कि पड़ोसी को, दोनों नंबर्स को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो नंबर्स आएगा फिर लास्ट वाला पड़ोसी को। जैसे मान लो कि अगर 2 और 3 पर हमको परमेय संख्या निकालना है तो हम लोग को कैसे निकालते थे, 2 + 3/2, तो 3 2 5/2, तो कितना हो जाता है, 2.5 हो जाता था। देखो 2.5 इसके बीच है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कहे थे कि जो आया उसको फिर 3 से जोड़ दो और /2 कर दो। ठीक है, इस तरीके से करते चलोगे, इस तरीके से करते चलोगे तो इन्हीं के बीच का ही परमेय संख्या निकलेगा। और ये कब तक कर सकते हो, अनंत तक कर सकते हो। इसलिए दो परमेय संख्या के बीच कितने परमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। ये क्वेश्चन आज ही का नहीं है, कई बार पूछ चुका है, हजारों बार। एक दिमाग में फिट कर लीजिए कि कोई भी दो परमेय संख्या बीच, परमेय कई बात बोल रहे हैं, अपरमेय की बात नहीं बोल रहे हैं, कोई भी दो परमेय संख्या के बीच कितना परमेय संख्या हो सकता है, अपरमेय। दो परमेय संख्या के बीच कितना हो सकता है, अनंत अपरमेय संख्या हो सकता है, अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, और ये इसको, इस मॉडल का सॉल्यूशन को इतना बार देखिए कि आपको अगर 100% मार्क्स लाना है तो आपका मौखिक आंसर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव का। क्या है, यहाँ हमको मजबूरी है, यहाँ पढ़ाना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, लेकिन मौखिक आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो पहले हम ऑप्शन को देखेंगे, शांत है। तो शांत होने के लिए हमारे पास कंडीशंस यही होना चाहिए। शांत होने के लिए आप एक ही बात याद रखिए, हर पर हम बात करेंगे। हर पर बात क्या करेंगे, हर पे हम 3 तरह का बात कर सकते हैं। या तो उसका हर का जो भी नंबर्स है वो या तो 2 के घात में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 के घात में, या तो 5 के घात में, या फिर दोनों 2 और 5 के घात में होना चाहिए, 2 और 5 के घात में होना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई कंडीशन अगर फॉलो करता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अशांत होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, पहला ऑप्शन दिया है 7/88। 88 को अगर गुणनखंड करोगे, ठीक है, तो आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं 11। तो मतलब ये एक चीज़ तो ज़्यादा आ गया। हो सकता है ये 2⁻³ आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। 11 नहीं आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए, या 2 और 5 हो सकता है। उसके अलावा कोई भी उसका हर में नज़र आए तो वो क्या होगा, अशांत होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें 13/210, तो इसको हम आराम से अगर करेंगे तो 21 × 10 कर सकते हैं 210 के लिए, और 21 को भी करें तो 13 7 × 21, मतलब यहाँ पे एक चीज़ आ गया, ये तो ये भी चीज़ आ गया एक्स्ट्रा, ये भी चीज़ आ गई, ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्योंकि 2 और 5 या 2 5 दोनों के अलावा कोई भी नंबर्स हो वो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, उस तरीके से मॉडल करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 15/1600 है। 1600 को हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से लिख सकते हैं, 16 × 100 लिख सकते हैं, और 16 को अगर लिखोगे तो 2 का पावर पे लिख सकते हैं। कितना पे, कितना होगा, 2 पे पावर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और यहाँ पे 100 को लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, तो ऐसा करो 10 का स्क्वायर, तो 5 × 2, 5 × 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 2 5 2, यही 2 ही नंबर हैं जो शांत में है, उसके अलावा कोई नंबर है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी 2 या 5 या 2 5 दोनों अगर हर में नज़र आ रहा है तो उसको हम शांत बोलेंगे। और इस तीनों के अलावा यानी 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर नज़र आ रहा है हर में तो डायरेक्ट बोल दो क्या, अशांत। ठीक है, और उसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप फैक्टर कीजिए, और फैक्टर करने के लिए आप फैक्टर, जिसको आप लोग जो बचपन से बोलते हो एलसीएम एक्चुअली में बोलना नहीं है, तो फैक्टर आप कीजिए। फैक्टर करके आपको पता चल जाएगा, यानी किसका फैक्टर, हर का फैक्टर, हर का फैक्टर, हर का फैक्टर, और हर का फैक्टर में अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी नंबर नज़र आए डायरेक्ट उसको क्या बोल दो, अशांत। और 2 5 में 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत। तो यहाँ 3 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 का हो जाएगा
ऑप्शन सी सही। ठीक है, चौथा नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 करा। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी वाई स्क्वायर, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे दिया है, कुछ नहीं है, क्या है ए। करा कि शून्यकों का गुणनफल पता करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कहा था कि कोई भी द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, यही था। अगर इस दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों को हम तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अनुकूल है, तो ए बराबर की जगह क्या है, डी है। यानी ये वाला द्विघात समीकरण जो है वो वेरिएबल वाई के अकॉर्डिंग से, और ये हम जो मानक रूप लिखे हैं क्या, वेरिएबल एक्स के। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको वेरिएबल वाई के ही बना देते हैं। ठीक है, अब तो सही है, वेरिएबल वाई का ही बना दिए। तो अब वाई स्क्वायर हो गया, मैच कर गया, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, और बी बराबर क्या हो जाएगा, बी, और सी बराबर क्या हो जाएगा, ए। मतलब मानक रूप में जो ए होता है इस इक्वेशन में वो किसके बराबर है, डी के। मानक रूप में जो बी होता है यानी वाई का, मानक रूप में बी कौन सा होता है, वाई का गुणक, और वो हमारा जो दिया इक्वेशन है वो क्या है, सेम है, बी ही है। और हमारा जो अचर राशि था मानक रूप में, यहाँ क्या है, ए है। ठीक है, यानी यहाँ वहाँ का जो मानक रूप का जो सी होता था वो यहाँ पे क्या है, हमको दिया है क्या, क्वेश्चन में ए दिया हुआ। तो हमको क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। तो हमको पता है कि शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला हम लोगों को सीखे हैं। शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला हमको क्या दिया हुआ है कि सी बाय, तो यहाँ का सी कितना है भाई, यहाँ का सी तो ए के बराबर है, और यहाँ का ए कितना है भाई, डी के बराबर है। तो आंसर क्या हो गया, ए बाय डी। तो यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो पॉज करो। रूट 18 का परमयीकरण गुणक क्या है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमयीकरण करो। ठीक है, अब इस बार क्या है, परमयीकरण गुणक है। और दुनिया में ये सेटिंग कर लो, दिमाग में आज से सेट कर लो, ज़िंदगी में कभी भी मैथ्स का पढ़ना पड़ेगा तो एक चीज़ सीख लो, परमयीकरण सिर्फ हर का नहीं होता, अंश का भी होता है। परमयीकरण का मतलब है कि जिधर रूट हटाना चाहें, रूट हटाने के तरीका को ही क्या कहते हैं, परमयीकरण। आप उसको रूट हटाने के लिए क्या कीजिएगा, वो चीज़ को आपको अप्रोच करना। तो अब ये बताओ, रूट 18 का अगर हम सरलतन रूप देखेंगे तो रूट 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूना 18, और रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, 3। तो बाहर 3 जाएगा, 9 बाहर जैसे ही जाएगा तो क्या आउटपुट देगा, रूट हटा करके क्या देगा, 3 देगा। तो ये अंडर रूट क्या होगा, 3। अगर इसको पर में रूट 2 हटाना चाहते हैं तो हमको रूट 2 से गुना और रूट 2 से भागा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा, 3 गुना 2 बाय रूट 2। यानी इसमें इस बार जो हम परमयीकरण किए, क्या किए कि अंश का परमयीकरण किए। क्या किए, अंश का परमयीकरण किए। ये फाइनली आंसर हो जाता है 6 बाय रूट 2। तो परमयीकरण तो नहीं पूछा है, वो पूछा है कि परमयीकरण का गुना क्या है, मतलब क्या चीज़ से गुना करने, परमयीकरण के लिए क्या चीज़ से गुना करना पड़ा, क्या चीज़ से गुना करना पड़ा, यहाँ पे यही चीज़ से गुना करना पड़ा ना, यानी रूट 2 से गुना करना पड़ा ऊपर में रूट 2। लेकिन मजबूरी था कि नीचे भी रूट 2 करना होगा, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। और बैलेंस नहीं होगा तो फिर हम अपने मन से मैथ में काम नहीं कर सकते। मैथ में जब भी काम होता है ईमानदारी से, यानी एक लीगल तरीके से। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या हम आपको पढ़ाए हुए भी हैं और आज सुन भी लीजिए, नहीं भी आया पहला क्लास है तो आज भी सुन सकते हो अगर किसी का। अभाज्य संख्या वो होता है, 2 शर्त उसमें लागू होना चाहिए। एक तो यह है वो 1 या खुद से विभाजित होना चाहिए, या मिनिमम 2 नंबर होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम भी क्या होना चाहिए, 2। मतलब उस नंबर का गुणनखंड जो है मिनिमम 2 कोई संख्या होना चाहिए। अब जैसे मान लो अगर 1 को लेते हो, ठीक है, 1 तो 1 से डिवाइड करता है, लेकिन क्या है, दूसरा वाला गुणनखंड तो है ही नहीं, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 2 को लेते हो तो ये 1 से भी विभाजित कर रहा और ये 2 से विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस है, या तो खुद से विभाजित होना चाहिए या 1 से विभाजित होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन यह है कि उसका मैक्सिमम गुणनखंड जो है, मैक्सिमम और मिनिमम, ज़्यादा सबसे अधिक या सबसे कम गुणनखंड क्या होना चाहिए, केवल और केवल 2 ही होना चाहिए। तो यहाँ 2 है, तो इसका मतलब यह क्या हो गया,
आभास संख्या, 3 अगर बात करोगे तो ये भी आभास संख्या होगा, लेकिन 4 नहीं होगा। कहा है भाई एक से भी इसको विभाजित कर सकते हैं, 2 भी से विभाजित कर सकते हैं और 4 से विभाजित। तो यहाँ खुद के अलावा भी ये किससे है, खुद और 1 के अलावा भी 2 से भी विभाजित है। तो यहाँ हमने कह दिया था कि मैक्सिमम या मिनिमम उसका गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए आभास संख्या। तो पहला आभास संख्या यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटा आभास संख्या यही ना हो गया जी इसमें। तो ये सबसे छोटी आभास, और आभास संख्या का डेफिनेशन जो है, आभास संख्या निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन आभास संख्या के बाद पूर्णांक आया है, इसलिए हम निगेटिव पॉजिटिव की बात यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ ये बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्या को पकड़ेंगे, उससे आभास संख्या हम लोग निकालेंगे। तो आभास संख्या कौन हो जाएगा, सबसे छोटी आभास संख्या हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए बराबर, एकदम डिटेल आंसर दे रहे हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सबसे पहले ये चीज़ कोशिश करो, इसको पहले हम भागा के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताओ कि कोई भी भागा जब करते हो, मान लो कि 2 और 5 को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 2 दूना 4 और ये होगा। तो इसको लाने के लिए हम इससे गुना करते थे और इससे जोड़ते थे। इस 5 को लाने के लिए हम इससे क्या करते हैं, 2 दूना 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाता। अगर ये आ जाता था तो हमारा सॉल्व हो जाता। इसका मतलब है कि देखो, अगर हमको बी क्यू लाना है तो ए को कहाँ रखना होगा, ए यही है ना 5, तो ए अगर यहाँ है तो बी कहाँ होगा, यहाँ होगा, और क्यू कहाँ होगा, यहाँ होगा, आर कहाँ होगा, यहाँ होगा। तब पूछा है कि आर जो है, आर और बी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। आर जो है 0 से छोटा होगा, आर बी से बड़ा होगा, आर बी से छोटा होगा, इनमें से कोई नहीं, यही पूछा है। यानी आर के बारे में और बी के बारे में। आप कोई भी भागा दुनिया का करोगे, आर यही इसी को आर कहते हैं, ठीक है, रिमाइंडर जिसको बोलते हैं। ये दुनिया का कोई भी भाग करो, कोई भी भाग कर लो, मान लो 3 को 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 3 तिया 9, 1, कोई भी भाग, जो भाग देना है दो, हमेशा ये जो होगा ना, इसके क्या होगा, छोटा होगा। यानी आर हमेशा क्या होगा, बी से क्या होगा, छोटा होगा। आर हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा। अगर बराबर होता तो फिर और एक बार भागा लग जाता, अगर बड़ा होता तो फिर एक बार और भागा लग सकता। इसलिए आर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर बी से छोटा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो 8वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो पहले हम ऑप्शन को देखें, 4 + √3, उसके बाद ऑप्शन है √7, उसके बाद है √8 और उसके बाद है 6√5/√5। जब भी परमेय संख्या का डिसीजन हो, अपरिमेय संख्या का डिसीजन हो, उसको पहले सरलतल रूप में लाने की कोशिश करो। अब देखो ये परमेय है और ये क्या है, अपरिमेय है। 4 परमेय को अपरिमेय से कभी नहीं जोड़ सकते। यानी 4 + √3 का हल क्या होगा, 4 + √3 होगा। और √7 का हल क्या होगा, √7 ही होगा। और √8 का हल ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, 2√2 कर सकते हैं। ये भी क्या है, अपरिमेय, ये भी क्या है, अपरिमेय, ये भी क्या है, अपरिमेय। लेकिन इसमें अगर √5 काट देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ये क्या है, परमेय है। तो हमको यहाँ क्वेश्चन पूछा है निम्न में कौन परमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि अब देखो, हाँ, इस क्वेश्चंस को हम लोग कई बार, ये एक्चुअली मैं आज तक बिहार बोर्ड में पूछा नहीं था, लेकिन इस बार पहले मॉडल में दे दिया है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप 2-4 बात हम लिखा दे रहे हैं। करा कि द्विघात समीकरण जो है ये वाला है ना, इसके शून्य क्या होंगे, या मतलब शून्य का नेचर कैसा होगा। यानी जो इसका शून्य का वैसे क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा जो है प्लस होगा कि माइनस होगा, या फिर क्या होगा, नहीं होगा, या दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा, या एक प्लस होगा एक माइनस होगा। इस चीज़ के लिए हमको 2 पॉइंट्स पर याद रखना होगा, ठीक है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, हम वो पॉइंट्स लिखा दे रहे हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ ए कितना है, 1 है, यहाँ बी कितना है, 12 है, यहाँ सी कितना है, 35 है। हम आपको उसका टेक्निक्स थोड़ा हम दे देते हैं कि द्विघात समीकरण आपको क्या रखना है, ये याद रखना है, ट्रिक। अगर C पॉजिटिव होगा,
सी क्या होना चाहिए? सी पॉजिटिव होगा तो मूल जो होगा ना, अगर सी पॉजिटिव हो, सुनो पहला पॉइंट ये याद ध्यान रखना, सी अगर धनात्मक होगा तो मूल जो होगा वो समान साइन का होगा, समान चिन्ह का होगा, समान चिन्ह का होगा, परंतु बी से उल्टा चिन्ह का होगा, बी से उल्टा चिन्ह का होगा। अभी इसमें हम देखेंगे कौन सा होगा। एक तो ये बात याद रखना है। दूसरा, अगर सी निगेटिव होगा, अगर सी निगेटिव होगा, सी निगेटिव होगा तो दोनों जो मूल होगा ना, मूल जो होगा अलग अलग चिन्ह का होगा। मूल क्या होगा? अलग अलग चिन्ह का होगा, अलग अलग चिन्ह का होगा, ये बात याद रखोगे, ठीक है। मूल क्या होगा? अलग अलग चिन्ह का होगा। बात समझ में आया? अगर सी, तो यहाँ देखो सी क्या है? पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, तो सी पॉजिटिव है तो मूल का जो चिन्ह होगा समान होगा, यानी माइनस वाला होगा तो माइनस वाला, या प्लस होगा प्लस होगा, लेकिन बी से उल्टा होगा। बी देखो क्या है? पॉजिटिव है, बी क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है मूल क्या होगा? निगेटिव होगा, लेकिन दोनों निगेटिव होगा, तो ऑप्शन आपका क्या हो रहा है? दोनों ऋणात्मक होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ऋणात्मक हो जाएगा। इसका 9 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों ऋणात्मक। अगर मान लो अगर सी, सुनो, अगर सी निगेटिव आता, यहाँ पे सुन लो, अगर सी निगेटिव आता तो मूल को फिर बी नहीं चेक करने की ज़रूरत है। तो सी निगेटिव होता है तो मूल क्या होता है? अलग नहीं चाहिए, एक तो प्लस वाला होता है, एक तो माइनस वाला होता है, एक तो माइनस होता है तो एक वाला प्लस वाला होता है, ठीक है। उसमें बी चेक करने की ज़रूरत है। लेकिन सी पॉजिटिव हो तो बी को ध्यान में रखते हुए हम मूल देखेंगे। अगर बी निगेटिव होता है तो मूल क्या होता है? पॉजिटिव होता। बी पॉजिटिव है तो मूल क्या होगा? निगेटिव होगा। ये बात याद रखोगे तो कई क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोगों का जो मॉड्यूल है, जो हम आपको बुक देते हैं रेनबो क्लासेस का, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन रुका हुआ था, जो हम कहे थे कि बाद में करेंगे। चलो आज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो 9 का हमारा क्या हो गया? सी हो जाएगा। चलो पॉज कर दो। 9 का क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, फिर आवाज़ नहीं करोगे, आवाज़ में डिस्टर्बेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखो यहाँ पे 211 है, उसके बाद आपका दिया है 196, और उसके बाद दिया है 27, और उसके बाद दिया है 289। देखो, तो इसको हम हल करेंगे। हल करने पर अगर रूट रह ही जाता है तो हम बोलेंगे अपरिमेय, और ये 121 है। चलो 121 है, तो अगर हल करने पर अगर हमारे पास रूट रह ही जाए तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अगर रूट नहीं रहता तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या। अब 121 एक रूट क्या होगा? 11 होगा। 196 का भी आपको 14 होता है, और 289 का भी 17 होता है। इसको अगर करोगे तो 9 या 27 और रूट 9 तो क्या होगा? 3√3। इसका रूट रह ही रहेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या कौन जो होगा? 10 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? 11 नंबर देखो, ये गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट का है तो ये तुम लोग क्या दिक्कत होता है कि तुम लोग डिक्टो क्वेश्चन खोजते हो, डिक्टो क्वेश्चन नहीं आता कभी भी। ये दिमाग में सेट मत करोगे मॉडल आ गया तो आपको इसी से क्वेश्चन हो। अगर आ गया तो तुम्हारा खुशकिस्मती है, लेकिन ये टाइप आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हो सकता है यहाँ 121 ने 144 देता, ऑप्शन अलग अलग देता, लेकिन पैटर्न तो यही रहता है। और पैटर्न पूछेगा भी कहाँ से? हम जो आपको बुकलेट दिए थे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, वो हम सॉल्व भी कराएं। बाकी इसको भी हम कर रहे हैं कि आप भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ोगे ही नहीं, ऐसे ही छोड़ के पढ़ोगे तो कहाँ से होगा? कुछ नहीं होगा, टाइम बर्बाद करो, ठीक है। टाइम भी देखना जी। 5y² आज 15 तक कर लेंगे। 5y² - 25, इसका शून्यक पता करना है। इसका क्या करना है? शुरू में शून्यक जब भी पता करना है कि इक्वल टू क्या करना होगा? 0 करना होगा। तो 5y² बराबर क्या होगा? 25। तो y² बराबर क्या होगा? 25/5, तो क्या होगा? 5। तो y बराबर हो जाएगा, y स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आएगा, लेकिन कौन सा सिंबल लेके? प्लस बना, यानी शून्यक हो जाएगा। 1 ठो 5 √5 होगा, और 1 ठो क्या होगा? -√5 होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 एगो रूट, दोनों √5 बोला होगा, लेकिन डिफरेंट साइन का, तो यानी क्या हो जाएगा? 11 का सी हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर देखो, 12 नंबर में कह रहा है कि यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर
क्या है 3 है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ -40, तो द्विघात समीकरण क्या होगा ये हम आपको सिखाए हुए। क्या सिखाए थे कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, यही दिए थे। अब इसको सेट कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 3 है, 3x अल्फ़ा इंटू बीटा कितना -40, यही हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। देख लो ऑप्शन कौन सा है, क्या हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 40, देखो कौन सा है ये, तो क्या हो जाएगा 12 का ये नंबर हो जाएगा। 13 नंबर देखो, 13 नंबर तो आपको 2 गो रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 और 2x प्लस 4y बराबर क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ। कह रहा कि इसका हल कैसा होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, a1/a2 चेक करना होगा। a1 कितना है 1 है और a2 कितना है 2 है। b1/b2 कितना हो जाएगा 2/4, तो क्या होगा 1/2। c1/c2 कितना हो जाएगा जी 4/8, कितना हो जाएगा 4 2 8, 1/2। यानी यहाँ पे आ रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये किसका हल होता है, तो इसका हल क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा जी 14 का 14 है कितनी 13 है ना, 13 का हो जाएगा अनगिनत हल, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है 14 है ना, तो देखो x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। उसका जो शून्यक है ना, अगर एक शून्यक अल्फा लेते हैं, दूसरा शून्यक क्या होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो यही इसी का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती को कैसे लिखते हैं 1/अल्फा लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऐसा है। ठीक है, तो ये इसका दोनों का शून्यक, ये भी एक शून्यक है और ये भी एक क्या है शून्यक है, और इसका ये एक शून्यक ये भी हो गया और एक शून्यक ये भी हो गया। ठीक है, तो दो शून्यक है ना, ये पहला शून्यक है और ये क्या है दूसरा शून्यक। दोनों शून्यक का गुणनफल का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है c/a होता है। यहाँ पे c कितना है बाबू, यहाँ पे c कितना है -b, तो ये काट दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, और c कितना है -b और a कितना है 1, तो -1 बराबर क्या होगा -b, यानी b बराबर क्या हो गया -1 हो गया। ऐसा समझ में, तो क्या हो जाएगा -1। 14 का कितना हो जाएगा b हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं क्योंकि सर का क्लास है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, अर्धवृत्त कैसा होता है, ऐसा होता है, यही होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है भाई, यहाँ से यहाँ तक अगर कहीं कोई पॉइंट लोगे तो कितना बनाएगा 180 डिग्री। तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है 180, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 100। अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त पर क्या क्वेश्चन बोला जी, अर्धवृत्त का कोण होता है 60 45 30 90। ये चीज़ क्वेश्चन नहीं पूछा, ये क्या पूछा है कि ये जो है अर्धवृत्त पर, वह बोलना चाहिए ज़्यादा बेहतर था कि अर्धवृत्त पर इसके थ्रू जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, तो कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। समझ में आया, अर्धवृत्त तो ये थ्योरम है कि अगर उसका व्यास के द्वारा जो वृत्त के परिधि पर कोण बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। ये क्लास 9th में थ्योरम्स है, हम लोग सर्कल पर पढ़ चुके हैं, फिर भी हम 10th में भी थोड़ा मोड़ा डिस्कस किए थे। अब हम लोग आगे चल करके इंशाल्लाह कल हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद थ्योरी देखेंगे। ठीक है, चल।